हेलो स्टूडेंट, आज की इस वीडियो में हम वेक्टर एनालिसिस का पार्ट 2 के ऊपर बात करेंगे। इसके प्रीवियस वीडियो में हम वेक्टर एनालिसिस का इंट्रोडक्शन सेशन के ऊपर डिस्कशन किए थे। उसमें हमने ये सीखा था कि स्केलर क्वांटिटी क्या होती है, वेक्टर क्वांटिटी क्या होती है, स्केलर और वेक्टर क्वांटिटी में क्या मेजर डिफरेंस होती हैं। पूरा डिटेल से इंट्रोडक्शन वाले पार्ट में हम वेक्टर और स्केलर के बारे में कवर किए थे। यदि आप पार्ट 2 वाला वीडियो नहीं देखे हो तो जाकर देख लीजिए, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगा। उसके बाद ही आप ये पार्ट 2 वाला वीडियो सेशन देखिए। तो आज के इस वीडियो सेशन में हम पर्टिकुलर वेक्टर के डायरेक्शन के ऊपर बात करेंगे, टाइप्स ऑफ वेक्टर के ऊपर बात करेंगे, वेक्टर से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स के ऊपर बात करेंगे, जैसे पैरेललिटी लॉ क्या होता है वेक्टर का, एक वेक्टर को 2 पाई यानी कि 360 डिग्री रोटेट करेंगे तो उसका मैग्नीट्यूड पर किस प्रकार इफेक्ट पड़ेगा या नहीं पड़ेगा, वगैरह वगैरह। आज के इस पार्ट 2 वीडियो सेशन में हम वेक्टर से रिलेटेड पूरा बेसिक से एडवांस तक जाने की कोशिश करेंगे। तो स्टूडेंट, हम बात करेंगे अभी डायरेक्शन के ऊपर। तो यहाँ पर हमने एक डायरेक्शन वाला चार्ट बना दिया है, नॉर्थ, साउथ, ईस्ट एंड वेस्ट। स्टूडेंट, यहाँ पर मैं एक वेक्टर ड्रॉ कर रहा हूँ। मैं बात कर रहा हूँ वेक्टर की। यदि पार्ट 1 वीडियो नहीं देखे हो तो जाकर देखिए, तभी ये सीरीज आपको समझ में आएगा। यहाँ पर हम एक वेक्टर ड्रॉ किए हैं। अब हम जानते हैं वेक्टर में डायरेक्शन होता है और मैग्नीट्यूड होता है, लेकिन अभी हम मैग्नीट्यूड के ऊपर बात नहीं कर रहे हैं। अभी हम सिर्फ इतना जानना चाह रहे हैं कि इस वेक्टर का डायरेक्शन क्या होगा। तो एक बात याद रखिए स्टूडेंट, यदि वेक्टर 45 डिग्री का एंगल बनाती है, यदि वेक्टर 45 डिग्री का एंगल बनाती है तो इसका डायरेक्शन में हम नॉर्थ और साउथ को फर्स्ट रेफरेंस देंगे। फिर से बोलिए, यदि हम वेक्टर 45 डिग्री का एंगल जनरेट करती है तो इसका डायरेक्शन में हम नॉर्थ और साउथ को फर्स्ट प्रेफरेंस देंगे। ये रूल है, आपको करना पड़ेगा। इस वेक्टर का डायरेक्शन कहां पर है बात करते हैं। तो देखिए, नॉर्थ और ईस्ट के बीच से निकला है। देखो, नॉर्थ और ईस्ट को चीरते हुए बीच से निकला है 45 डिग्री के एंगल पर, यानी कि नॉर्थ और ईस्ट। अब बात आती है कि मैं पहले ईस्ट लिखूं या नॉर्थ लिखूं, कि पहले नॉर्थ लिखूं या ईस्ट लिखूं। तो आप कहोगे दोनों सही हैं, लेकिन नहीं। एक बात याद रखिए, अगर वेक्टर 45 डिग्री का एंगल बनाती है तो आपको फर्स्ट प्रेफरेंस में नॉर्थ लेना पड़ेगा, उसके बाद आप क्या लिखेंगे, ईस्ट। 45 डिग्री के लिए ये रूल फॉलो होगा, तो यहां पर डायरेक्शन हो जाएगा नॉर्थ ईस्ट। तो इस पर्टिकुलर वेक्टर का डायरेक्शन हम क्या बोलेंगे, 45 डिग्री का एंगल बनाते हुए नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन। सिमिलरली मैंने इस साइड एक वेक्टर ड्रॉ कर दिया। मान लेते हैं हमारा वेक्टर है, ये भी बना रही है कितना डिग्री का एंगल, 45 डिग्री का एंगल। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। इस वेक्टर का डायरेक्शन क्या होगा, चूंकि ये वेक्टर वेस्ट और साउथ के बीचों बीच 45 डिग्री के एंगल से निकल रही है, और मैंने बात किया था कि 45 डिग्री का एंगल जनरेट होता है, तो आप यहां पर किसको प्रेफरेंस देंगे, हमेशा नॉर्थ और साउथ को प्रेफरेंस देना है 45 डिग्री के एंगल में। तो यहां पर तो साउथ और वेस्ट है, तो यहां पर मैं लिख दूंगा साउथ और ये हो जाएगा वेस्ट। तो इस वेक्टर का डायरेक्शन हो गया 45 डिग्री का एंगल जनरेट करती हुई साउथ वेस्ट डायरेक्शन। ठीक है, इधर भी हम डायरेक्शन ले सकते हैं, इधर भी 45 डिग्री का एंगल जनरेट करा देते हैं। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। डायरेक्शन क्या होगा, पहले नॉर्थ आएगा बोलो, उसके बाद क्या आएगा, वेस्ट। इसी प्रकार दूसरे चौक का इस्तेमाल करते हैं, इस साइड भी हम बनाते हैं 45 डिग्री का एंगल। तो पहले प्रेफरेंस किसको देना है, अब साउथ और ईस्ट में। तो याद रखना, वेक्टर में डायरेक्शन का एक रूल ये है कि 45 डिग्री का एंगल जनरेट करेगी तो डायरेक्शन में फर्स्ट प्रेफरेंस आपको नॉर्थ को और साउथ को देना पड़ेगा। ठीक है, आपका सवाल यह है कि 45 डिग्री का एंगल नहीं बना रही है। मान लेते हैं ये कोई वेक्टर ले लिए और ये इधर से 30 डिग्री का एंगल बना दी। कितना डिग्री का एंगल बना दी, 30 डिग्री का। अब आपका सवाल होगा कि डायरेक्शन हम क्या देंगे, 45 डिग्री का एंगल जनरेट कर रही क्या, बोलो नहीं। तो नॉर्थ को प्रेफरेंस देने वाली बात यहां पर नहीं होगी, तो डायरेक्शन कैसे डिफाइन करेंगे। तो याद रखना, पहले देखना
कि ये वेक्टर किधर जा रहा है, ये वेक्टर किधर जा रहा है, नॉर्थ की ओर। यहाँ पर लिख देंगे डायरेक्शन नॉर्थ ऑफ ईस्ट, ठीक। 30 डिग्री यहाँ पर लिख देंगे, जो एंगल बनेगा 30 डिग्री नॉर्थ ऑफ ईस्ट। समझो यहाँ पर जो फर्स्ट वर्ड है ये इंडिकेट कर रहा है कि हम नॉर्थ की ओर जाना चाह रहे हैं। फर्स्ट वर्ड क्या इंडिकेट करता है कि हम नॉर्थ की ओर जाना चाह रहे हैं। सेकंड वर्ड ये इंडिकेट करता है हम कहां से जा रहे हैं, हम ईस्ट से जा रहे हैं। कहां से, तो हम 30 डिग्री का एंगल बनाते हुए नॉर्थ की ओर जा रहे हैं। और कहां से, देखो ईस्ट से जा रहे हैं। बोलो, देखो ना, खुद ही देखो, मैं 30 डिग्री का एंगल बनाते हुए कहां से जा रहा हूं, मैं ईस्ट से जा रहा हूं। किसकी तरफ, नॉर्थ की तरफ। तो याद रखना 45 डिग्री का एंगल ना बने और उसके जगह कोई दूसरा एंगल बने, तो जितना एंगल बने उसको यहां पर लिखना और पहले वर्ड में लिखना कि आप किसकी तरफ जा रहे हो, और यहां पर लिखना कहां से जा रहे हो, फ्रॉम। ठीक है, सेकंड एग्जांपल ले लेते हैं। ये मैंने बनाया जूम 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 जूम, ठीक। और ये मैंने डायरेक्शन, यहां पर मैं एंगल बना दिया 60 डिग्री। अब डायरेक्शन कैसे होगा, सोचो जरा। पहले देखो कितना डिग्री का एंगल बनाई है, 45 वाला कंडीशन नहीं है, 60 डिग्री का एंगल बनाई है, तो ये हो जाएगा 60 डिग्री। अब देखो पहले में क्या लिखेंगे हम, कहाँ जा रहे हैं। देखो कहाँ जा रहे हैं हम लोग, जूम 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 जूम, कहाँ जा रहे हैं, नॉर्थ की ओर, तो हो जाएगा नॉर्थ ऑफ। और सेकंड में क्या लिखेंगे हम, किधर से जा रहे हैं। देखो ना, जूम 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 ईस्ट से, ईस्ट से चालू किया, मैं ईस्ट से जा रहा हूँ, तो हो जाएगा नॉर्थ ऑफ ईस्ट। चलो इसका जवाब आप लोग देना, ठीक है। ये देखो इसका जवाब, मान लेते हैं ये 20 डिग्री का एंगल बना रही है, तो बोलो इसका जवाब क्या होगा, क्या होगा इसका जवाब। तो देखो ये हो जाएगा 20 डिग्री। देखो कहाँ जा रहे हैं, देखो ना हम लोग कहाँ जा रहे हैं, जुम 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 साउथ की ओर। कहाँ जा रहे हैं हम लोग, साउथ की ओर, तो 20 डिग्री साउथ ऑफ। अब कहाँ से जा रहे हैं हम लोग, देखो वेस्ट से जा रहे हैं, देखो वेस्ट से चालू करो जाना, तो साउथ ऑफ वेस्ट। ठीक है, तो यदि 45 डिग्री एंगल नहीं बनेगी तो पहला वर्ड ये इंडिकेट करेगा कि हम कहां जा रहे हैं, और सेकंड वर्ड ये इंडिकेट करेगा हम किधर से जाना चालू किए हैं। बस ये बात याद रखना, ठीक है। चलिए इसको मैं करता हूं रफ, और इसके ऊपर हम करते हैं कुछ बेसिक न्यूमेरिकल्स। तो पेन और कॉपी लेके हो जाओ रेडी, ठीक है, हो गया। चलो क्वेश्चन नंबर 1 हम लिखते हैं, ड्रॉ द वेक्टर। अभी हमने सीखा था वेक्टर को ड्रॉ कैसे करेंगे, ठीक है। इसके ऊपर हम कुछ क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। तो हमारा पहला सवाल है, ये हो जाएगा 4 न्यूटन 30 डिग्री, ठीक है, नॉर्थ ऑफ ईस्ट। है ना, पहला क्वेश्चन क्या हमारे पास, 4 न्यूटन 30 डिग्री नॉर्थ ऑफ ईस्ट। अब यहां पर देखने पर क्लियर है कि 4 न्यूटन एक क्या है, फोर्स का मैग्नीट्यूड, फोर्स का ऐसा यूनिट क्या होता है, न्यूटन। तो 4 न्यूटन जो है ये हमारे पास फोर्स का क्या है, फोर्स का, मान लेते इसी बॉडी में फोर्स लग रही कितने न्यूटन का, 4 न्यूटन का। अब चूंकि फोर्स एक वेक्टर क्वांटिटी है तो डायरेक्शन भी होगा, तो डायरेक्शन तो यहां पर दिया गया है, 30 डिग्री का एंगल बना रही है नॉर्थ ऑफ ईस्ट, यानी कि इसको हम लोग डायग्राम में प्लॉट करेंगे और डायरेक्शन कैसे देंगे, 30 डिग्री का एंगल बनाते हुए कहां जाएंगे, नॉर्थ की तरफ। कहां से जाएंगे, ईस्ट से, ठीक है। चलो कैसे बनाएंगे, हम दो, ये हो जाएगा डूम, ये हमारा नॉर्थ, ये हो जाएगा साउथ, और ये हो जाएगा
ईस्ट और ये हो जाएगा वेस्ट। ठीक है, मान लिए। अब हमको बोला है देखो 30 डिग्री का एंगल बनाना है। पहला वाला क्या इंडिकेट करेगा, हम कहाँ जाएंगे, नॉर्थ की तरफ जाएंगे। कहाँ जाएंगे, ये चले गए कि नॉर्थ की तरफ, बोलो नॉर्थ की तरफ चले गए। कहाँ से जाना है, ईस्ट से, तो जूम 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 जूम, ईस्ट से कितना डिग्री का एंगल बनाते हुए 30 डिग्री का। चले गए कि नहीं चले गए, तो इसका डायरेक्शन कैसे है 30 डिग्री। कहाँ गए, नॉर्थ की तरफ। कहाँ से गए, ईस्ट से गए, हो गया। तो मैं 30 डिग्री नॉर्थ ऑफ ईस्ट तो ड्रॉ कर दिया। अब भैया 4 न्यूटन जो है फोर्स का मैग्नीट्यूड भी तो है, तो मैग्नीट्यूड भी तो बताना पड़ेगा ना। तो ये जो यहाँ पर जो एरो है इसका लेंथ ही क्या होता है, मैग्नीट्यूड। तो हमारे पास 4 न्यूटन वाला कोई स्केल तो नहीं है कि स्केल रख दूं और 4 न्यूटन का मैग्नीट्यूड के हिसाब से लाइन खींच दूं, ऐसा स्केल है क्या हमारे पास, नहीं। लेकिन हमारे पास हमारा मीटर स्केल है, तो हम बोल देते हैं 1 सेंटीमीटर इक्वल टू 1 न्यूटन। 1 सेंटीमीटर इक्वल टू 1 न्यूटन। तो 4 सेंटीमीटर इज इक्वल टू क्या होगा दोस्तों, 4 न्यूटन। यानी कि मैं स्केल रखूंगा और 4 सेंटीमीटर का एक वेक्टर ड्रॉ कर दूंगा, और 4 सेंटीमीटर का जो वेक्टर का लेंथ होगा वो किसके बराबर होगा, 4 न्यूटन का काम करेगा। क्योंकि हमारे पास न्यूटन का स्केल तो नहीं था, हमने मान लिया कि 1 सेंटीमीटर 1 न्यूटन, क्योंकि वेक्टर तो हमको खींचना था। तो इस प्रकार रिप्रेजेंट करेंगे। ठीक है, अगला सवाल लेते हैं। इसी के बीच में हम ले लेते हैं 3 मीटर पर सेकेंड, 3 मीटर पर सेकेंड 60 डिग्री वेस्ट ऑफ साउथ। चलो इसको अपने अपने कॉपी में बनाओ। क्या है, 3 मीटर पर सेकेंड 60 डिग्री वेस्ट ऑफ साउथ। अच्छा, अब मीटर पर सेकेंड किसका यूनिट है, वेलोसिटी का, यस और नो। तो वेलोसिटी कितना है, 3 मीटर पर सेकेंड है वेलोसिटी। तो ये मैग्नीट्यूड हो गया ना 3 मीटर पर सेकेंड। और 60 डिग्री वेस्ट ऑफ साउथ क्या है उसका डायरेक्शन। तो ग्राफ में कर दो प्लॉट यहां पर। तो देखो कि हम कहां पर जाएंगे, वेस्ट की ओर जाएंगे। कहां जाएंगे, ये मैं गया वेस्ट की ओर। कहां से जाएंगे, साउथ से। कहां से जाएंगे, जूम 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 जूम, ये हो जाएगा साउथ से गए। कितना डिग्री का एंगल बनाते हुए, 60 डिग्री का एंगल बनाते हुए। तो ये हो जाएगा 60 डिग्री W, यानी कि वेस्ट ऑफ साउथ। हम वेस्ट की ओर गए। कहाँ गए, वेस्ट की ओर गए कि नहीं गए, लेकिन कहाँ गए, वेस्ट की ओर गए। किधर से गए, साउथ से। तो ये हमारा डायरेक्शन को बता रहा है। याद रखना, एंगल जो होगा है यहाँ पर एंगल, ये डायरेक्शन बता रहा है। ये बात काम आएगा जब हम वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन के ऊपर डिस्कशन करेंगे। अब 3 मीटर पर सेकेंड इस एरो का मैग्नीट्यूड होगा। अब 3 मीटर पर सेकेंड वाला मेरे पास फिर स्केल तो नहीं है, तो हम मान लेते हैं कि 1 मीटर 1 सेंटीमीटर जो है हमारी स्केल का, वो 1 मीटर पर सेकेंड को रिप्रेजेंट कर देगा, है ना। तो इस प्रकार 3 सेंटीमीटर जो होगा 3 मीटर पर सेकेंड को रिप्रेजेंट करेगा। तो हम लेंगे इधर से स्केल, खचक 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 3 सेंटीमीटर ड्रॉ कर देंगे। तो क्या बताएगा, हमारा वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड बता देगा, हो जाएगा ड्रॉ। तो ये था डायरेक्शन का काम। ठीक है, अब इसी के बीच हम बढ़ते हैं आगे और हम डिस्कशन करेंगे वेक्टर के मैग्नीट्यूड के ऊपर, है ना। तो यहां पर नेक्स्ट हेडिंग हो जाएगा मैग्नीट्यूड ऑफ अ वेक्टर। क्या होगा, मैग्नीट्यूड ऑफ अ वेक्टर। मैग्नीट्यूड ऑफ अ वेक्टर यानी कि किसी वेक्टर का क्या निकालेंगे हम यहाँ पर, मैग्नीट्यूड। हमें मालूम है भाई, अगर कोई वेक्टर क्वांटिटी है तो उसमें मैग्नीट्यूड होगा,
और उसका पर्टिकुलर एक फिक्स डायरेक्शन होगा। तो अभी तो हम वेक्टर का सिर्फ मैग्नीट्यूड बताना चाह रहे हैं, तो डायरेक्शन के ऊपर डिस्कशन करेंगे क्या? नहीं करेंगे। ठीक है, एक बात बता रहा हूं, मैग्नीट्यूड का मतलब होता है मॉडुलस। क्या होता है ना? मैथ्स भी हम पढ़े थे, मैग्नीट्यूड का मतलब मॉडुलस। और जो मॉडुलस होता है इसका सिंबल होता है डबल डंडा। यस और नो? मॉडुलस का सिंबल क्या होता है? डबल डंडा। और मॉडुलस के अंदर जो भी चीज जाता है वो पॉजिटिव वैल्यू जनरेट करके बाहर आता है। यस और नो? तो कहीं ना कहीं जो मॉडुलस है ये हमें मैग्नीट्यूड ही तो देगा। यस और नो? तो तुम डबल डंडे का भी यूज कर सकते हो और एमओडी मॉड भी लिख सकते हो। ठीक है, चलो सवाल लेते हैं। चलो, ये एक वेक्टर है जो 3 मीटर पर सेकेंड वेलोसिटी से जा रही है। किस डायरेक्शन में? इस डायरेक्शन में। जो ए है, वेक्टर ऑफ ए, ये कहाँ जा रही है? ईस्ट डायरेक्शन में। कितने वेलोसिटी से? 3 मीटर पर सेकेंड। तो ये वेक्टर क्वांटिटी है कि नहीं? है ना वेक्टर क्वांटिटी। मैग्नीट्यूड भी आ गया, साथ ही साथ डायरेक्शन भी आ गया। अच्छा, तो आपका टॉपिक तो था कि हम वेक्टर का क्या निकाल लेंगे? सिर्फ मैग्नीट्यूड। ठीक है, तो मैग्नीट्यूड के लिए क्या कर दो, ये हो जाएगा, इसको बंद कर दो इस मॉड के अंदर, है ना? मॉड के अंदर बंद कर देंगे तो हमें क्या मिलेगा? 3 मीटर पर सेकेंड। देखो देखो देखो, डायरेक्शन क्या हो गया? गायब। क्योंकि मैग्नीट्यूड निकालेंगे तो डायरेक्शन के ऊपर बात नहीं होगी। मैग्नीट्यूड जो होगा ना मॉडुलस, ये सिर्फ हमें मैग्नीट्यूड देगा, वो भी पॉजिटिव बना के। कैसे बना के? पॉजिटिव। ठीक है, एक बात याद रखना, पते की बात, ध्यान समझना इस बात को। जैसे यहां पर मैं लिख दिया हूं वेक्टर ऑफ ए इक्वल टू -10 मीटर पर सेकेंड। क्या लिखा हूं? -10 मीटर पर सेकेंड। अब बता रहा हूं मैं, फिजिक्स में माइनस का मतलब क्या होता है? अपोजिट डायरेक्शन। फिजिक्स में माइनस का मतलब क्या होता है? अपोजिट डायरेक्शन। तो यहां पर जो हमारे वेक्टर ऑफ ए है, इसका मैग्नीट्यूड कितना है जरा बोलो? 10 मीटर पर सेकेंड है। कितना है? और माइनस क्या इंडिकेट करता है? वो अपोजिट डायरेक्शन को। कैसा डायरेक्शन? मैं इधर जा रहा हूं, जुम 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 जुम, पॉजिटिव, वापस आया तो निगेटिव। तो फिजिक्स में जो निगेटिव साइन है ये डायरेक्शन को इंडिकेट करता है। हमें क्या निकालना है यहाँ पर? मॉडुलस। क्या निकालेंगे? इस वेक्टर का मॉड निकाल देंगे तो हमें कितना मिलेगा? 10 मीटर पर सेकेंड। यस और नो? मिलेगा, क्योंकि मॉडुलस ऑलवेज गिव पॉजिटिव वैल्यू, है ना? मॉड निकालेंगे वेक्टर का तो डायरेक्शन थोड़ा ना देगा वो। ठीक है, फिजिक्स में माइनस का मतलब होता है डायरेक्शन। तो कोई भी वेक्टर का मैग्नीट्यूड निकालेंगे ना तो डबल डंडे का यूज हमें करना है। और डबल डंडा का यूज जहां पर हो जाता है, समझो वो डायरेक्शन नहीं देता, सिर्फ तुम्हें मैग्नीट्यूड ही देगा। समझे? तो यहां पर हम डिस्कशन कर लिए मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर के ऊपर। ठीक है, चलो एक सवाल है हमारा, जैसे वेक्टर ऑफ ए बी इज इक्वल टू वेक्टर ऑफ बी ए। हाँ, देखना ना इधर। चलो ठीक है, एक ऐसे हुआ, मान लेते हैं ये हमारे पास ए और ये बी कोई वेक्टर है जो इधर भागे जा रहा है ए से बी की ओर। कहाँ जा रहा है? ए से बी की ओर। ठीक है, इधर और ले लिया, अब मैं इधर ले लिया, तो ये कहाँ जा रहा है? बी से ए की ओर, है ना? क्या तुम बताओ, ए बी और बी ए आपस में इक्वल है कि नहीं है? है ना? ए बी यदि 10 सेंटीमीटर है तो बी से ए का लेंथ भी कितना है? 10 सेंटीमीटर। यानी कि ए बी और बी ए आपस में इक्वल है। लेकिन एक बात बताओ, क्या डायरेक्शन सेम है? नहीं, ए बी तो इधर भागे जा रहा है और बी ए इधर भागे जा रहा है। तो दोनों वेक्टर का मैग्नीट्यूड सेम है लेकिन डायरेक्शन अपोजिट है। अब माइनस क्यों लगाया हूं? क्योंकि माइनस क्या इंडिकेट कर रहा है कि ए बी इधर जा रहा है तो बी ए वापस आ रहा है। यस और नो? अगर इसका हम मैग्नीट्यूड निकालेंगे तो क्या ए बी बराबर ले लो चाहे बी ए ले लो, क्या मिलेगा हमें? ए बी मिलेगा कि नहीं मिलेगा? बोलो यस और नो?
मिलेगा। ए बी 10 है तो 10 ही आएगा ना, ए बी बोलो चाहे क्या बोलो, इसको बी ए बोलो, मैग्नीट्यूड। ठीक है, तो मैग्नीट्यूड भी यहां पर हमने पढ़ लिए। अब सबसे इंपॉर्टेंट टर्म्स के ऊपर हम बात करेंगे, वेरी इंपॉर्टेंट है, जो वेक्टर चैप्टर को बेहद आसान बना देगा। ठीक है, तो सम इंपॉर्टेंट टिप्स आप लोग के लिए, सम इंपॉर्टेंट टिप्स है ना। तो कुछ इंपॉर्टेंट टिप्स के ऊपर बात करनी है। क्या टिप्स? डेट वाले टिप्स नहीं ना, अलग वाले टिप्स है। ठीक है, पहला लिखना ऑन रोटेटिंग, बहुत इंपॉर्टेंट बात है। ऑन रोटेटिंग वेक्टर, क्या बोलो? ऑन रोटेटिंग वेक्टर 2 पाई रेडियन यानी कि कितना डिग्री? 360 डिग्री। ऑन रोटेटिंग वेक्टर 2 पाई डज नॉट चेंज, क्या हो जाएगा? डज नॉट, ये हो जाएगा चेंज। अच्छा, इसका मतलब क्या है? ठीक है, समझते हैं। देखो, ऑन रोटेटिंग वेक्टर 2 पाई डज नॉट चेंज। देखो, ये हमारे पास एक वेक्टर है कि नहीं? बोलो बोलो, ये हमारे पास एक वेक्टर है। अब वेक्टर का ये जो लेंथ है ये इसका मैग्नीट्यूड है, यस और नो, और इधर जा रही है ये इसका क्या है? डायरेक्शन। अब इस वेक्टर को तुम 360 डिग्री रोटेट करोगे तो क्या वापस ये इसी डायरेक्शन में आएगा? कर दो जूम 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 जूम, ये मैंने किया, ये 360 डिग्री रोटेट करने पर क्या इसका लेंथ चेंज हुआ? मैग्नीट्यूड चेंज हुआ? डायरेक्शन चेंज हुआ? डायरेक्शन भी इसी है। तो अगर तुम अगर ये वेक्टर ऐसे है और 360 डिग्री रोटेट करो, जूम 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 जूम, है ना, तो एक वेक्टर को तुम 360 डिग्री रोटेट कर दोगे तो वेक्टर का मैग्नीट्यूड में भी कोई बदलाव नहीं होगा और वेक्टर का डायरेक्शन भी सेम होगा, कोई चेंजेस नहीं। तुम जहां थे वहीं आ गए, जैसे दिखते थे वैसे दिख रहे हो, जिधर भाग रहे थे उधर अभी भी भाग रहे हो। ये जो जाता वेक्टर 360 डिग्री पकड़ो, ऐसे जूम 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 रोटेट कर दो, वापस यही मिलेगा कि नहीं मिलेगा? मिलेगा। ठीक है, सेकंड इंपॉर्टेंट बात, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, याद रखना। ठीक है, अ वेक्टर कैन पैरेलल शिफ्ट इट सेल्फ, बेहद इंपॉर्टेंट रूल। अ वेक्टर कैन पैरेलल शिफ्ट इट सेल्फ, ब्रैकेट में लिख सकते हैं पैरेलल शिफ्टिंग लॉ, पैरेलल SHIFTING, पैरेलल शिफ्टिंग लॉ ऑफ वेक्टर। इसको क्या बोलेंगे? पैरेलल शिफ्टिंग लॉ ऑफ वेक्टर। ठीक है, क्या होता है अब ध्यान समझना बारीकी से। अ वेक्टर कैन पैरेलल शिफ्ट इट सेल्फ, यानी कि हमारे पास यदि कोई वेक्टर होगा तो इसको हम पैरेलल शिफ्ट कर सकते हैं। समझो, इधर देख लेना, ये हमने किया ड्राव। ठीक है, ये वेक्टर, चलो मैं बना दिया, ये वेक्टर बना दिया, ये वेक्टर बना दिए। अब इस वेक्टर को तुम पकड़ो और पैरेलल शिफ्ट करो। क्या करो? पैरेलल, यानी कि इसको जुम 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 ऐसे ऐसे भगा दो इधर कितना भी, या जुम 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 इधर ऐसे ऐसे भगा दो कितना भी, या इसको पकड़ के क्या करो? खिसका दो इधर, है ना। तो एक वेक्टर को तुम पैरेलल शिफ्ट कर सकते हो। पैरेलल शिफ्ट करने पर वेक्टर का डायरेक्शन बदलेगा नहीं, मैग्नीट्यूड बदलेगा नहीं, एंगल बदलेगा नहीं। ठीक है, इस वेक्टर को पकड़े और पैरेलल शिफ्ट कर दो। इसी के पैरेलल शिफ्ट करना है, और जितना लेंथ है उतने ही लेंथ का तुम्हें यहाँ ड्रॉ करना है, क्योंकि मैग्नीट्यूड चेंज नहीं होना चाहिए। मैं ये जूम 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 ये कर दिया ड्रॉ। देखो
ये दोनों, इस वेक्टर का लेंथ यदि 1 सेंटीमीटर है तो इस वेक्टर का लेंथ भी कितना है 1 सेंटीमीटर। डायरेक्शन भी इधर ही है, इसका डायरेक्शन भी इधर है। अब बोलोगे एंगल बदलेगा क्या? नहीं भैया, एंगल नहीं बदलेगा। देखो ये एंगल बना रही, जूम 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 जूम, यहाँ कुछ ना कुछ एंगल बना रही है कि नहीं है? ये थीटा एंगल बना रही है, तो जूम 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 ये भी कितना एंगल बनाएगी? थीटा एंगल। अभी इसका बहुत बड़ा यूज है ना, यही तो मजा है इसमें। एक वेक्टर को तुम उसके पैरेलल कहीं पर भी शिफ्ट कर दो, ना तो वेक्टर का डायरेक्शन चेंज होगा, ना तो मैग्नीट्यूड चेंज होगा, ना तो एंगल चेंज होगा। जैसे पहले था वैसे पहले दिखेगा, बस एक पोजीशन से दूसरे पोजीशन में चले गया, लेकिन सारा चीज वैसी रहेगा। ठीक है, तो यह वेक्टर का पैरेलल शिफ्टिंग लॉ। ठीक है, यही इंपॉर्टेंट बात बतानी थी। अब ये वेक्टर ऐसे ड्रॉ करेंगे, है ना, तो इसका पैरेलल शिफ्ट करेंगे तो कहाँ बना सकते हैं? इसको इधर ला सकते हैं, इसको इधर ला सकते हैं, तो इसको इधर ला सकते हैं। कोई दिक्कत होगा क्या? पैरेलल शिफ्ट बस करना है। इसको इधर ला दो, इसके पैरेलल शिफ्ट करके, इसको इधर ला दो पैरेलल शिफ्ट करके, कोई चेंज होगा नहीं। अब थर्ड इंपॉर्टेंट रूल, ये थर्ड इंपॉर्टेंट, तीसरा वाला बहुत इंपॉर्टेंट, इससे भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट तीसरा वाला। ठीक है ना, बारीकी समझना। ये है तीसरा। देखना, एक बात बता, पहले कुछ कॉन्सेप्ट क्लियर कर देता हूं मैं। देखो रे क्या होते हैं पहले बताओ। रे का मतलब समझो और लाइन का मतलब समझो। देखो रे में ना एक पॉइंट फिक्स होता है, रे का एक एंड पॉइंट फिक्स होता है, और जूम 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 आगे बढ़ गए ये हो जाएगा। रे का एक पॉइंट फिक्स होता है और पर्टिकुलर एक डायरेक्शन में आगे बढ़ता है, इसे हम बोलते हैं रे। रे का एक डायरेक्शन फिक्स, यानी कि इसका एक एंड पॉइंट फिक्स होगा, पकड़ा और जुम 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 आगे कितना भी भागो, ये हो जाएगा एक रे। लाइन क्या होता है बता रहा हूं। लाइन क्या होता है? लाइन जो होता है इसका कोई भी एंड पॉइंट फिक्स नहीं होता। देखो एरो ये इंडिकेट करता है कि इधर ये इन्फिनिटी की ओर बढ़ रहा है। कहां बढ़ रहा है ये? इन्फिनिटी को। इसको रोक नहीं सकते तुम इसको चाह के नहीं रोक सकते, इन्फिनिटी की ओर बढ़ रहा है। और इधर भी कहां बढ़ रहा है? इन्फिनिटी की ओर। तो लाइन को तुम कभी भी मेजर नहीं कर सकते, तुम्हारे पास ऐसा स्केल नहीं है कि तुम एक लाइन को मेजर कर पाओ। हम कभी भी लाइन बोलते हैं, वो लाइन नहीं होता, वो लाइन सेगमेंट होता है। जैसे मैथ्स में बोलते हो ना कि 5 सेंटीमीटर का लाइन सेगमेंट ड्रॉ करो, तो हम लाइन सेगमेंट ड्रॉ करते हैं। ये डबल एरो लगाते हैं क्या उसमें? नहीं, हम बस ऐसे लिखते हैं और इसको लिख देते हैं 5 सेंटीमीटर। ये क्या होता है? लाइन सेगमेंट। ठीक है, इसी के ऊपर बात कर लेते हैं। लाइन सेगमेंट जब टॉपिक आ चुका है तो लाइन सेगमेंट क्या? देखो रे का एक एंड पॉइंट फिक्स होता है और एक डायरेक्शन में कंटिन्यू आगे बढ़ता है। लाइन का कोई भी एंड पॉइंट नहीं होता और कंटिन्यू दोनों डायरेक्शन में इन्फिनिटी की ओर चलती हैं, और एक लाइन को तुम कभी भी मेजर नहीं कर सकती। लेकिन बात आती है लाइन सेगमेंट की, तो लाइन सेगमेंट का मतलब है लाइन का छोटा सा पार्ट। लाइन का छोटा सा पार्ट, तो इस लाइन का छोटा सा पार्ट ले लेता हूं मैं। चलो ये लाइन का छोटा सा कट किया और छोटा सा पार्ट ले लिया, तो लाइन का छोटा सा पार्ट, इसे हम कहते हैं लाइन सेगमेंट। और लाइन सेगमेंट को यू कैन मेजर, तुम लाइन सेगमेंट को मेजर कर सकते हो, क्योंकि तुमने क्या किया, बहुत बड़ी इन्फिनिटी लाइन का छोटा सा हिस्सा कट करके अपने पास रख लिया, तो उस कटिंग हिस्सा को तुम मेजर तो कर सकते हो ना। तो लाइन सेगमेंट में हम ऐसे एरो नहीं लगाएंगे, क्योंकि इसका दोनों एंड पॉइंट क्या हो जाता है? फिक्स। तो ये होता है। ठीक है, अब समझना एंगल। एंगल एंगल अभी काम आएगा। एंगल कैसे जनरेट होता है? देखो इधर देखो, ये हमारे पास एक रे है। क्या है ये? एक रे। ध्यान से समझो, अगर एक रे होते हैं तो कभी भी एंगल जनरेट नहीं होता। एंगल बनाने के लिए हमारे पास मिनिमम 2 रे होने चाहिए। मैं बात कर रहा हूं रे की, मैं लाइन की बात नहीं कर रहा हूं। हमें एंगल जनरेट करना है तो मिनिमम 2 रे हमारे पास होने चाहिए। ये अकेला रे एंगल फॉर्मेशन नहीं करेगा।
इसके साथ अगर मैं सेकंड रे ले लूंगा, ये सेकंड रे, यह एंगल जनरेशन हो गया, यस और नो, हो गया। तो एक रे कभी भी एंगल नहीं बनाती। सोचो आप, समझो ना, अब ये पढ़ेंगे, ये भी हमारा रे है कि नहीं है। और जब दो रे आपस में टच करते हैं, दो रे आपस में टच करेंगे, इंटरसेक्ट करेंगे, तभी एंगल का फॉर्मेशन होगा। अभी एंगल का फॉर्मेशन दिख रहा है क्या? नहीं, लेकिन इसको पैरेलल शिफ्ट कर सकते हैं, कर दो। समझो इस बात को, इस लाइन को पकड़ा और लाइन को इससे मिला दिया, यानी कि इसके एंड पॉइंट से इसके एंड पॉइंट को मिला दो और यहां पर क्या लगा दो? डबल एरो। क्या लगा दो? डबल एरो। डबल एरो का मतलब क्या है? ये हमारे पास फर्स्ट वाला रे है, यस और नो, और ये वाला हमारे पास सेकंड वाली रे है। अब लाइन, अब एंगल कब बनता है? जब दो रे आपस मिलते हैं। अब दो रे आपस में फुल क्लोजली मिल गए तो कितना डिग्री का एंगल बना? यहां पर 0 डिग्री का। और सिंगल रे है क्या? ये डबल रे है। समझ पाए? अब समझना, अब ये सारा चीज टाइप्स ऑफ वेक्टर में हम पढ़ेंगे, इसलिए यहां पर जब एंगल का टॉपिक डिस्कशन कर रहे हैं तो पूरा कर ही लेती हैं। अब देखो देखो देखो, इधर ये दो रे है। कितने रे? अभी एंगल फॉर्मेशन हो रहा है क्या? नहीं। जब तक रे टच नहीं करेंगे, इंटरसेक्ट नहीं करेंगे, एंगल जनरेट नहीं होगा। मैं क्या करता हूं, इसको ऐसे पकड़ता हूं और दोनों के एंड पॉइंट से एंड पॉइंट को मिलाता हूं, यानी कि इसके एंड पॉइंट से इसके एंड पॉइंट को मिला देंगे। तो इसको जूम पकड़ो, यहां पे खिसका दो, तो ये कुछ ऐसा होगा कि नहीं होगा? जूम 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 जूम, होगा कि नहीं होगा? होगा। अब ये इधर से इन्फिनिटी और बढ़ रही है कि नहीं बढ़ रही है? बढ़ रही है। इधर भी। तो अब बोलो, हमने क्या शायद हम यहां पर एक लाइन ड्रॉ कर दिए कि नहीं कर दिए? हमने दो रे को जोड़ दिए और दोनों रे मिल के क्या बन गया? लाइन बन गया। और एक लाइन जो होती है 180 डिग्री का एंगल जनरेट करती है, ये हम पहले से पढ़ चुके हैं, यस और नो। एक लाइन कितना डिग्री का एंगल जनरेट करती है? 180। देखो यहाँ लाइन बोलने का मतलब सिंगल से कभी एंगल जनरेट नहीं, तो लाइन बोल दिया मतलब कितने रे आ गए उसमें? दो रे आ गए। अब दो रे आते हैं और टच करते हैं तो एंगल बनता है। दोनों रे इंटरसेक्ट किए इस पॉइंट पर, तो कितना डिग्री एंगल बना? 180 डिग्री का एंगल जनरेट हुआ। तो हम तीसरे पॉइंट के ऊपर बात करने वाले थे, याद रखना। देखो मैं बता रहा हूं, दो रे लिखो, दो वेक्टर, क्या लिखना? दो वेक्टर के बीच का, दो वेक्टर के बीच का एंगल कभी भी, दो वेक्टर के बीच का एंगल कभी भी, इसको गार्ड बांध लो, बहुत इंपॉर्टेंट। दो वेक्टर के बीच का एंगल कभी भी 180 डिग्री से ज्यादा नहीं होना चाहिए। वह दो वेक्टर के बीच का एंगल कभी भी 180 डिग्री से ज्यादा नहीं हो सकता। फिर से बोलो, नहीं हो सकता। मैंने क्या बोला? यदि दो वेक्टर होंगे तो दोनों वेक्टर के बीच का एंगल कभी भी 180 डिग्री से ज्यादा नहीं हो सकता। और एक बात याद रखो, शर्तें याद रखो। शर्त क्या है? हमारा जो कंडीशन क्या है? टेल से टेल मिला दो, टेल से टेल मिलाना है। क्या मिलाना है? टेल से टेल मिलाना है। टेल से टेल मिला होना चाहिए। टेल यानी कि पूंछ। किसका पूंछ? वेक्टर का, अपना नहीं। ठीक। शर्तें क्या है? समझ लो क्या बोल रहा हूं मैं। ये थीटा, ये जो थीटा होगा 0 इस लेस देन इक्वल 180 डिग्री, ये बात तुमको याद रखनी है। तुम खुद जानते हो, अभी हम पढ़े थे, दो वेक्टर लिए थे कि नहीं, कितना डिग्री एंगल जनरेट हुआ था? एक लाइन बना था तो 180 डिग्री का एंगल। याद रखना, दो वेक्टर होंगे तो दोनों वेक्टर के बीच का एंगल कभी भी 180 डिग्री से ज्यादा नहीं हो सकता। फिजिक्स में ये रूल याद रखना। कितने वेक्टर होने चाहिए? दो वेक्टर। दोनों वेक्टर के बीच कुछ ना कुछ एंगल बनेगा। अब दोनों वेक्टर के बीच मान लो जाए 270 डिग्री का एंगल बन गया। कितना डिग्री का एंगल बन गया? 270। और एक तरफ बन गया 140,
तो कौन सा वाला चूज करेंगे, 270 वाली कि 140 वाली? 140 वाली, क्योंकि दो वेक्टर के बीच का एंगल कभी भी 180 डिग्री से ज्यादा नहीं होना चाहिए। और दो वेक्टर के बीच का एंगल कब देखना है, जब टेल से टेल मिला होना चाहिए। अगर एक हेड है, ये हेड और ये टेल, तब एंगल देखेंगे क्या? नहीं। ये भी टेल, ये भी टेल, तब दोनों बीच एंगल देखेंगे। देखो ये टेल, ये भी टेल, तो दोनों बीच एंगल देखेंगे, देखेंगे। ठीक है, ठीक है। देखना, ये एक वेक्टर है, ये इसका H फॉर हेड है, ये इसका T फॉर टेल है। यस और नो? T फॉर टेल। जुम 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 जुम। और ये ले लिया एक और वेक्टर, ये इसका हेड है और ये इसका T2 यानी कि टेल है। बोलो यस और नो? क्या दो वेक्टर हमने ड्रॉ कर लिया? यस। अब देखो दो वेक्टर का टेल से टेल मिला है कि नहीं मिला है? मिला है। देखो ना, इसकी वाली ये टेल हो गई, पूछ इसकी वाली ये टेल हो गई। तो दो वेक्टर के बीच का एंगल हम कब देखेंगे? जब टेल से टेल मिला होना चाहिए। और ये बन जाएगा हमारे, मान लेते हैं 30 डिग्री। कितना डिग्री है ये? कितना डिग्री? 30 डिग्री। और इधर कितना डिग्री बना है फिर? 330 डिग्री। यस और ना? बोलो। टोटल सर्कल 360 डिग्री का एंगल बनाती है, तो ये हमारा 30 डिग्री हो गया। तो इतना बाहर वाला कितना हो जाएगा? 330 डिग्री। अब बोलो भैया कि हमारे पास एंगल की वैल्यू क्या होगी? दो वेक्टर के बीच का मैं 330 डिग्री भी लूं या ओनली 30 डिग्री? क्या लेंगे? 30 डिग्री, क्योंकि हमने पढ़ रखा है कि दो वेक्टर के बीच का एंगल कभी भी 180 डिग्री से ज्यादा नहीं हो सकता। और हो भी गया तो ये वाला नहीं लेना है अपन को। दो वेक्टर के बीच का एंगल 180 डिग्री ज्यादा होगा ही नहीं, तो ये इसका एंगल नहीं है, दोनों वेक्टर का ये एंगल है। ठीक है। और शर्तें याद रखना, टेल से टेल मिला होना चाहिए, तभी हम वेक्टर का एंगल बता पाएंगे। और नहीं मिला है तो पैरेलल शिफ्टिंग लॉ जहां अप्लाई होगा अप्लाई कर करके मिला देंगे। ठीक है, चलो कुछ क्वेश्चन करते हैं इसके ऊपर। चलो ये हो गया, और मैं ले लिया ये, और ये लिया मैं 40 डिग्री। ये हमारे पास वेक्टर ऑफ ए है, ये वेक्टर ऑफ बी है कि नहीं? तो दो वेक्टर के बीच का एंगल कितना है यहाँ पर? कितना है? कितना है? 40 डिग्री। यस और नो? ये वेक्टर ए और ये वेक्टर बी कितना डिग्री? 40 डिग्री। तो इधर कितना बनेगा? 320 डिग्री। तो दो वेक्टर के बीच का एंगल कौन सा है? ये वाली या ये वाली? ये वाली है, ये वाली। कि दो वेक्टर के बीच का एंगल 180 डिग्री ज्यादा नहीं हो सकता। याद रखना, टेल से टेल मिला होना चाहिए, तभी ये देखेंगे। ठीक है। अब ये क्वेश्चन, जूम 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 जूम। ठीक है, टन 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 टन। यहां पर बनाता हूं, फील नहीं आएगा। ये बना दिया मैं। ये एक वेक्टर हो गया, वेक्टर ऑफ ए। अब यहां पर आएगा मजा, ये वेक्टर ऑफ बी। ठीक है, और ये हो जाएगा 130 डिग्री। कितना हो जाएगा? अब बताओ जरा कि दो वेक्टर के बीच का एंगल कितना डिग्री है? 130 डिग्री। टेल से टेल मिला है कि नहीं? अभी नहीं। ये तो इसका पूंछ है और ये सेकंड वेक्टर का हेड है। तो यहाँ तो हेड और टेल का मेल मिलाप हो रहा है। हमें क्या चाहिए? दो वेक्टर के बीच का एंगल हम तभी बता पाएंगे ना जब टेल से टेल मिला होना चाहिए। अब क्या करें? दो वेक्टर के बीच एंगल तो बतानी पड़ेगी। हम जानते हैं पैरेलल शिफ्टिंग लॉ। यस और नो? क्या जानते हैं? पैरेलल शिफ्ट। इसको पैरेलल खिसकाओ खिसकाओ खिसकाओ, ऐसे आएगा कि नहीं आएगा? आएगा। तो इसको पकड़ो और पैरेलल 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 शिफ्ट कर दो। यस और नो? और याद रखना, पैरेलल शिफ्ट करेंगे तो एंगल चेंज नहीं होगा। एंगल चेंज होगा क्या? नहीं होगा। और यहां से 130 डिग्री बना रही थी, तो यहां से भी कितना डिग्री बन रहा है? यहां से भी कितना बन रहा है? समझ पाए?
पैरेलल शिफ्टिंग करोगे तो एंगल चेंज नहीं होगा। सोचो ना तुम, ये वाली वेक्टर बी था, इस वाली हॉरिजॉन्टल के साथ 130 डिग्री का एंगल बना दी। अब इसको जुम 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 पकड़े पैरेलल शिफ्ट किया तो अभी ये वाला वेक्टर हॉरिजॉन्टल के साथ एंगल बनाई थी ना, तो ये एंगल, ये वाली वेक्टर भी हॉरिजॉन्टल के साथ ही तो 130 डिग्री एंगल बनाएगी। यस और नो? देखो यहाँ पर भी हॉरिजॉन्टल के साथ बना था, तो इधर भी किसके साथ एंगल बनेगा? हॉरिजॉन्टल के साथ। यस और नो? एंगल चेंज नहीं होगा। अब हमें बता, अब ये हमारे पास ये हो गया वेक्टर ऑफ बी। अब हमें बताना है इन दोनों के बीच के एंगल, वेक्टर ए और वेक्टर बी। टेल से टेल मिला है कि नहीं? बोलो अब ये मिला है कि नहीं? किसका? ये आ गया, टेल से टेल मिल गया, मिल गया। अब ए और बी के बीच का एंगल कितना होगा? दिमाग लगाओ। हम जानते हैं ये पूरा टोटल लाइन, ये टोटल लाइन कितना डिग्री का एंगल बनाती है? 180। देखो ना ऐसा है कुछ, तो कितना डिग्री का एंगल बनाती है? टोटल 180। तो यहाँ से यहाँ तक 130 है, तो यहाँ से यहाँ तक कितना होगा? कितना होगा? 50 डिग्री। तो यहाँ पर वेक्टर ए एंड वेक्टर बी के बीच कितना डिग्री का एंगल जनरेट हुआ है? 50 डिग्री। और टेल से टेल मिला भी है ना? तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। दो वेक्टर के बीच के एंगल कब देखने हैं? जब टेल से टेल मिला होना चाहिए, और 0 से 180 के बीच वाला ही लेना है। समझ गए? ठीक है। तो यहां पर हमारा अगला हेडिंग होगा टी फॉर टाइप्स, टाइप्स ऑफ वेक्टर। क्या देखेंगे हम? टाइप्स ऑफ वेक्टर। ठीक है। टाइप्स ऑफ वेक्टर में हमारा पहला टाइप है इक्वल वेक्टर। कौन सा वेक्टर? इक्वल वेक्टर। क्या है? इक्वल वेक्टर। अब इक्वल वेक्टर क्या होते हैं? स्कूल में पढ़े थे इक्वल वेक्टर के बारे में। इक्वल वेक्टर का मतलब क्या है? अब कोई भी चीज इक्वल कब होता है? जब वेक्टर दो होते हैं। एक चीज कभी अपने आप के इक्वल होगी क्या? जब दो चीज मिलते हैं, दो या दो से ज्यादा, तो इक्वल बताते हैं। हमें कितना वेक्टर की नीड होगी? 2 वेक्टर की मिनिमम। तो इक्वल वेक्टर किसे बोलेंगे? तो 3 बातें याद रखना। क्या याद रखना? इक्वल वेक्टर के लिए 3 बातें याद रखना। पहला याद रखना, मैग्नीट्यूड इक्वल होने चाहिए। और दूसरी बात याद रखना, अगर 2 वेक्टर इक्वल होंगे तभी जब मैग्नीट्यूड क्या होगा? इक्वल होगा। और दोनों वेक्टर इक्वल हैं यानी कि डायरेक्शन भी क्या होगा? डायरेक्शन सेम होगा। और तीसरी बात तुम्हारी मैडम ने स्कूल में शायद नहीं बताई है, तो यहाँ पर हम उसको सीख लेंगे। समझो, ये ध्यान दो, ये हमारे पास एक वेक्टर ए है, ये 3 मीटर ईस्ट चली। कहाँ चली? 3 मीटर ईस्ट। एक वेक्टर बी लेंगे, ये चली 3 मीटर ईस्ट चली। कितना चली? 3 मीटर ईस्ट। अब देखो, क्या ये दोनों वेक्टर का मैग्नीट्यूड सेम है? यस और नो? 3 मीटर 3 मीटर। हमने बोला था इक्वल वेक्टर के लिए डायरेक्शन भी सेम होना चाहिए। ये वाली जा रही है ईस्ट की ओर, ये वाली जा रही है ईस्ट की ओर। अच्छा, तो भैया हम लिख सकते हैं वेक्टर ए और वेक्टर बी आपस में क्या है? इक्वल वेक्टर है। यस और नो? ठीक है। पहली कंडीशन अब देखना, ये हो जाएगा वेक्टर ए इक्वल टू 3 मीटर ईस्ट और वेक्टर बी हो गया 3 मीटर नॉर्थ। क्या ये इक्वल वेक्टर है? क्या नहीं, क्योंकि मैग्नीट्यूड बस सेम है और एक जा रही है इधर ईस्ट तो एक जा रही इधर नॉर्थ, तो डायरेक्शन सेम नहीं है। तो हम क्या लिखेंगे? वेक्टर ए डज नॉट इक्वल टू वेक्टर बी। वेक्टर ए एंड बी इक्वल नहीं है, लेकिन क्या हम इसको ऐसे लिख सकते हैं? मॉडुलस ऑफ वेक्टर ए इज इक्वल टू मॉडुलस ऑफ वेक्टर बी। यस और नो? बोलो, लिख सकते हैं कि नहीं? वेक्टर इक्वल नहीं है तो क्या हुआ? दोनों का मैग्नीट्यूड तो इक्वल है, और जब डबल डंडा लगा देते हैं तो क्या बताते हैं? ओनली मैग्नीट्यूड। ए का मैग्नीट्यूड कितना है? 3 मीटर। तो बी का भी कितना है?
3 मीटर। वेक्टर इक्वल नहीं है भैया, लेकिन मैग्नीट्यूड इक्वल है, ठीक है ना। अब चलो तुम्हारे लिए सवाल। अब तुम्हारी मैडम की बात यहाँ पे याद करनी है, क्योंकि तुम्हारे मैडम ने सिर्फ 2 बात बताई थी इक्वल वेक्टर के लिए। तो अपनी मैडम का यहाँ पर लॉजिक लगाना है और इसका जवाब तुमको देते चले जाना है। यहाँ पर हमने लिख दिया 3 मीटर ईस्ट, और ये बी वेक्टर हो गया 3 न्यूटन ईस्ट। अब जरा बताओ क्या ये इक्वल वेक्टर है? क्योंकि मैग्नीट्यूड भी तो सेम है, ये भी 3, ये भी 3, डायरेक्शन भी देख रहे हो, ये भी ईस्ट, ये भी ईस्ट। तो क्या ये इक्वल वेक्टर है? यस और नो? इक्वल वेक्टर होंगे? इक्वल वेक्टर होंगे क्या? नहीं। अगर तुम्हारी मैडम की बात मानोगे तो तुम क्या लिख दोगे? छटक से वेक्टर ए इक्वल टू वेक्टर ऑफ बी, ऐसा लिख दोगे। लेकिन एक तीसरा रूल भी है कि 2 वेक्टर इक्वल तभी होंगे जब उनका यूनिट भी क्या होने चाहिए? यूनिट भी सेम होने चाहिए। ये बात तुम्हारी मैडम ने नहीं बताई थी। तो 2 वेक्टर इक्वल नहीं है, क्योंकि इसका यूनिट मीटर है और इसका यूनिट न्यूटन है। तो 2 वेक्टर इक्वल होने के कितनी कंडीशन? 3। मैग्नीट्यूड इक्वल, डायरेक्शन इक्वल और यूनिट सेम। समझ गए? हाँ, लेकिन ऐसा लिख सकते हैं वेक्टर ए और वेक्टर बी का नंबर सेम है। यस और नो? नंबर सेम है ना, सिर्फ वैल्यू 3 की बात कर, 3 3 3, लेकिन दोनों वेक्टर इक्वल नहीं है। ठीक है, तो ये हो जाएगा इक्वल वेक्टर का कंडीशन। 2 वेक्टर इक्वल कब होंगे? जब मैग्नीट्यूड इक्वल होगा और डायरेक्शन क्या होगा? सेम होगा। ठीक है, मैडम की बात को दिल पे मत लेना, वो भी बताई थी लेकिन एक कंडीशन नहीं बताई थी। ठीक है, तो यहाँ पर सेकंड हेडिंग है निगेटिव ऑफ वेक्टर। ये क्या होता है निगेटिव ऑफ वेक्टर? नाम से क्लियर है, वेक्टर में निगेटिव का मतलब क्या है? वेक्टर का डायरेक्शन अपोजिट। यस और नो? तो निगेटिव वेक्टर के लिए हम क्या डिफाइन करेंगे? मैग्नीट्यूड इक्वल होना चाहिए और डायरेक्शन क्या होना चाहिए? अपोजिट। तो हमारे पास 2 वेक्टर निगेटिव वेक्टर तब होंगे जब मैग्नीट्यूड क्या होना चाहिए? इक्वल और डायरेक्शन अपोजिट। ये देखो, ये देखो, ये देखो, वेक्टर ए जा रही है 3 मीटर ईस्ट। जूम, ये होता है हमारा ईस्ट और ये होता है हमारा वेस्ट। यस और नो? और वेक्टर बी हमारे पास है 3 मीटर वेस्ट। 3 मीटर वेस्ट। क्या ये दोनों निगेटिव वेक्टर है कि नहीं है? क्योंकि एक ईस्ट तो दूसरा इसका अपोजिट वेस्ट। ये 3 मीटर जा रही है ईस्ट की ओर, तो ये किधर जा रही है? 3 मीटर वेस्ट की ओर। क्या मैग्नीट्यूड इक्वल है और डायरेक्शन अपोजिट है? तो क्या हम ऐसा लिख सकते हैं वेक्टर ए माइनस वेक्टर ऑफ बी? बोलो यस और नो, है ना? ये इंडिकेट करता है कि दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है और डायरेक्शन अपोजिट। ए यदि ईस्ट में है तो बी वेक्टर है माइनस लगा है, तो ईस्ट का अपोजिट वेस्ट में। ए ईस्ट में है तो बी वेस्ट में है और मैग्नीट्यूड सेम है। तो ये होता है हमारे पास अपोजिट वेक्टर। यदि एक वेक्टर नॉर्थ में होगा 4 न्यूटन वाली, तो एक कहां पर होगा? एक नॉर्थ में होगा 4 न्यूटन का फोर्स वाली, तो एक कहां होगा? 4 न्यूटन फोर्स वाली साउथ में होगा। ये भी निगेटिव वेक्टर होंगे कि होंगे? होंगे। एक इधर तो एक इधर, है ना? तो ये होता है निगेटिव ऑफ अ वेक्टर। चलो, अब तीसरा पॉइंट आ गया। क्या आ गया? तीसरा पॉइंट। ये बहुत आसान है तीसरा पॉइंट। ठीक है,
इसका नाम है पैरेलल वेक्टर, PARALLEL, पैरेलल वेक्टर। स्पेलिंग याद नहीं था, पैरेलल वेक्टर, पैरेलल वेक्टर, पैरेलल वेक्टर। ये पैरेलल वेक्टर सजा देते थोड़ा, ठीक। पैरेलल वेक्टर सिंपल है, ये देखो ये देखो ये देखो, इधर देखो, इधर 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 इधर, ये हो गया एक वेक्टर ऑफ ए और ये हो जाएगा वेक्टर ऑफ बी। पैरेलल वेक्टर क्या होते हैं? यदि दो वेक्टर के बीच का एंगल कितना डिग्री बनता है? 0 डिग्री। और याद रखना चाहिए टेल से टेल क्या होना चाहिए? J फॉर ज्वाइन। हम दो वेक्टर के बीच एंगल कब डिफाइन करते हैं? जब टेल से टेल मिला होता है तभी एंगल बताते हैं। अब यहाँ पर तो टेल से टेल नहीं मिला है, तो पकड़ो इसको, कर दो इसके ऊपर पैरेलल शिफ्ट, तो क्या ये आ गया कि नहीं आ गया? ये वेक्टर ऑफ ए भी आ गया और यहाँ पर वेक्टर ऑफ बी भी आ गया। कितना डिग्री का एंगल बना है? 0। अब एंगल कब देखते हैं? टेल से टेल मिला होना चाहिए। तो दोनों का टेल से टेल मिला है कि नहीं? देखो ना, ये मिला है ना, ये यहाँ पर था, यहाँ पे ले गया, इसकी टेल से इसकी टेल मिल गई, तो ये हो जाएगा पैरेलल वेक्टर। तो पैरेलल वेक्टर ऑलवेज फॉर्म्ड बाय 0 डिग्री एंगल व्हेन जॉइन टेल टू टेल, ठीक है। अब फोर्थ कंडीशन टाइप्स ऑफ वेक्टर का, पैरेलल का अपोजिट एंटी पैरेलल क्या होगा? एंटी पैरेलल वेक्टर क्या होगा? एंटी पैरेलल। सोचो, पैरेलल का अपोजिट, पैरेलल इधर जूम से तो एंटी पैरेलल इधर बूम से, है ना। तो ये हो जाएगा हमारे पास एक वेक्टर ए, ठीक है, और ये हो जाएगा एक वेक्टर बी। तो पैरेलल वेक्टर, एंटी पैरेलल वेक्टर तभी होते हैं जब उनके बीच का एंगल कितना डिग्री होता है? 180 डिग्री। और एंगल कब देखना है? टेल से टेल ज्वाइन होना चाहिए, है ना। तो ये इधर भाग रही है, ये पहला वाली रे है और ये सेकंड वाली रे है। अब दोनों रे को कर देंगे तो शायद मेरा एक लाइन बन जाएगा, स्ट्रेट लाइन। और स्ट्रेट लाइन कितना डिग्री एंगल बनाएगी? 180। तो पकड़ो इधर साइंस यहाँ फेंक दो, तो ये क्या हो जाएगा? जूम 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 जूम, क्या हो जाएगा? ये वेक्टर ए और ये वेक्टर बी। टेल से टेल मिला है कि नहीं? देखो मिला है ना, टेल से टेल। तो कितना डिग्री का एंगल बन गया? 180 डिग्री का एंगल बन गया, यस और नो। तो एंटी पैरेलल वेक्टर के बीच 180 डिग्री का एंगल बनती है, टेल से टेल मिला होना चाहिए। अब फोर्थ लिखेंगे, टाइप्स ऑफ वेक्टर में क्या लिखेंगे? फोर्थ की फिफ्थ कंडीशन, ठीक है। यहां पर हम लेंगे कोलिनियर वेक्टर। क्या है? कोलिनियर, नाम से स्पष्ट है, कोलिनियर वेक्टर। क्या है ये? कोलिनियर वेक्टर। देखो, लीनियर का मतलब होता है एक लाइन। लीनियर का मतलब क्या होगा? एक लाइन। देखो मैं यहाँ पे बना रहा हूँ, बढ़ रही है ये भी बढ़ रही है, ये भी बढ़ रही है, ये भी बढ़ रही है। ये भी क्या हमारे पास? एक लाइन। ये क्या हमारे पास? एक लाइन है। क्या ये? लाइन है। कोलिनियर वेक्टर का मतलब क्या है? दो या दो से ज्यादा वेक्टर एक लाइन में होगा, इसे कोलिनियर वेक्टर कहेंगे। जैसे इस लाइन में हमने ड्रॉ कर दिया वेक्टर ऑफ ए को, यहाँ पर हमने ड्रॉ कर दिया वेक्टर ऑफ बी को, यहाँ पर ड्रॉ कर दिया वेक्टर ऑफ सी को। तो कोलिनियर वेक्टर क्या होता है? एक लाइन में धड़ाधड़ से सारे वेक्टर लिख दो जितने तुम्हारे पास मौजूद है। क्या ये वाली कोलिनियर वेक्टर है? क्या है? क्या ये वेक्टर डी कोलिनियर वेक्टर है? यस। पकड़ो, पैरेलल शिफ्ट करके खच्चाक यहाँ कर दो, हो जाएगा। तो पैरेलल शिफ्ट तुम वेक्टर चैप्टर में
कहीं पर भी जहां पाए वहां लगा सकते हो। अब मेरा सवाल है, क्या ये वाला वेक्टर ऑफ ई कोलिनियर होगा? क्या होगा ये? नहीं। पहला शिफ्ट करेंगे कहाँ आएगा? खच्चा, इसको पकड़ के तुम यहां लाओगे। अब कोलिनियर का मतलब क्या है? पूरे लाइन में आने चाहिए। तो इसको पकड़ के कैसे लाओगे? ऐसे लाओगे। आजा भाई करके यहाँ ज्यादा ऐसे ला पाएंगे। तो कोलिनियर हुआ क्या? पकड़ के इधर भेज सकते हैं पहला शिफ्ट में। कोलिनियर हुआ क्या? नहीं। कोलिनियर है कि इसी लाइन में। हाँ, इसकी बात करेंगे तो ये बन जाएगा कोलिनियर। पकड़ो, खच्चाक से फेंक दो, है ना। तो यह कोलिनियर वेक्टर। कोलिनियर वेक्टर बोलो, कोलिनियर वेक्टर एक लाइन में होना चाहिए। कैसा अजीब सा नाम आ रहा है, कोलिनियर। अब इसका और इसका भाई आएगा कोप्लेनर वेक्टर। क्या होगा? चलो इधर देखो, इधर 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 चाक भी खत्म हो गया लगभग, जितने हैं काम चलाना पड़ेगा। अब लिखो CO को PLANNER, कोप्लेनर वेक्टर। क्या ये? सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है ये? कोप्लेनर वेक्टर। ठीक है, कोप्लेनर वेक्टर। तो कोप्लेनर वेक्टर के लिए हम वेक्टर पहले निकाल लेते हैं ना, छुपा के रखा था। देखो कोप्लेनर वेक्टर का मतलब क्या है? यहां पर एक वर्ड इंट्रोड्यूस हुआ है, प्लेन। क्या है? प्लेन। और प्लेन में दो एक्सिस होती है, एक एक्स एक्सिस और एक वाई। यानी कि प्लेन में क्या होता है? प्लेन हमारा 2D होता है। सिंपल बोलो ना, प्लेन इज अ 2D। प्लेन क्या होता है हमारे पास? 2D होता है। वही हमारा क्या होता है? P फॉर प्लेन। अब ये हमारा बोर्ड जो है, क्या ये प्लेन है? यस। ये हमारी कॉपी भी प्लेन है। अब प्लेन में क्या होती है? कितने एक्सिस होंगे? 2 एक्सिस, एक एक्स वाली तो ये वाई वाली। अब याद रखना, 2 वेक्टर ऑलवेज बी कोप्लेनर। ये 2 वेक्टर क्या इस प्लेन में लाई कर रहा है कि नहीं कर रहा है? कर रहा है। तो 2 वेक्टर हमेशा कोप्लेनर होती हैं। तुम ऐसे करो, चाहे 2 वेक्टर को तुम ऐसे ले लो, चाहे एक वेक्टर को ऐसे ले लो, एक वेक्टर को ऐसे ले लो, कैसे भी ले लो, 2 वेक्टर एक प्लेन में लाई करेंगे ही करेंगे। चाहे तुम 2 वेक्टर को ऐसे ले लो, प्लेन में लाई करे कि नहीं कर रहा है? टेंटन ऐसे ले लो, ऐसे ले लो, कहीं भी ले लो, इसके ऊपर चढ़ा दो, कैसे भी करो। 2 वेक्टर हैं वो ऑलवेज क्या होंगे? कोप्लेनर। तो याद रख लो, 2 वेक्टर ऑलवेज बी, 2 वेक्टर ऑलवेज बी कोप्लेनर। PLANNER, कोप्लेनर। 2 वेक्टर हमेशा कोप्लेनर होंगे। अब बात आती क्या 3 वेक्टर कोप्लेनर होंगे? क्या जवाब होगा तुम्हारा? तो याद रखो, 3 वेक्टर कोप्लेनर हो भी सकते हैं और नहीं भी। 3 वेक्टर कोप्लेनर में और में नॉट बी। ठीक है, देखो ना, ये 3 वेक्टर कोप्लेनर है कि नहीं? एक ही प्लेन में आया कि नहीं आया? आया। ऐसे ऐसे ले लो, ऐसे ऐसे, फिर भी आया कि नहीं एक ही प्लेन में? इसको ऐसे ले लो, इसको ऐसे ले लो, एक ही प्लेन में आया कि नहीं आया? आया। अब ऐसे लेंगे, क्या एक प्लेन में आया क्या? लेकिन 2 वेक्टर ऑलवेज बी कोप्लेनर और 3 वेक्टर में और में नॉट बी कोप्लेनर। 3 वेक्टर कोप्लेनर हो भी सकते हैं और ऐसे आया तो नहीं भी। लेकिन 2 वेक्टर ऑलवेज बी कोप्लेनर और 3 वेक्टर में और में नॉट बी कोप्लेनर हो भी सकते हैं और नहीं भी। ये बात याद रखनी पड़ेगी, ठीक है ना। ठीक है, कितने कंडीशन हो गए, कितने टाइप्स हो गए? 5। आप आएंगे 6 हो चुका है, ये 7 खत्म होने वाला है, टेंशन मत लो। कॉन्करेंट वेक्टर क्या है? कॉन्करेंट वेक्टर। कॉन्करेंट क्या है? ये कॉन्करेंट वेक्टर। ठीक है, क्या होता है? ये जुम 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 और ये बूम से कर दो इधर, और ये हो जाएगा इधर, और ये हो जाएगा इधर। ये वेक्टर ऑफ ए नाम दे दो इसको बी, और इसको सी, और इसको क्या दे दो? डी। कॉन्करेंट वेक्टर क्या होते हैं कि ऐसे वेक्टर
जिनका इंटरसेक्शन पॉइंट एक होता है, ये कॉनकरेंट वेक्टर। देखो ए बी सी डी हमने लिए 4 वेक्टर, चारों वेक्टर का इंटरसेक्शन पॉइंट ये है कि नहीं, ये पॉइंट ओ, तो ये हो जाएंगे चारों वेक्टर क्या है, कॉनकरेंट है। क्या है, कॉनकरेंट का मतलब है इंटरसेक्शन पॉइंट उनका एक होना चाहिए, ठीक। या उनका एक्टिंग लाइन ऑफ फोर्स, एक्टिंग लाइन ऑफ फोर्स, ए वेक्टर ऑफ F1, ये वेक्टर ऑफ F2 और ये वेक्टर ऑफ F3, क्या ये तीनों कॉनकरेंट वेक्टर होंगे, क्या होंगे। इनका क्या देखो, ये देखो ये लाइन लाइन है कि नहीं, इधर खिंचा खिंचा आ जाएंगे तो एक पॉइंट मिलेगा, नहीं मिलेगा, मिलेगा ना। तो इंटरसेक्शन पॉइंट एक ही होगा कि नहीं होगा। तो ये भी कैसे वेक्टर है, इस फोर्स वाली लाइन का ये एक्शन देखो ना, कॉनकरेंट वेक्टर होंगे, ठीक है। ज्यादा इसका इंपॉर्टेंट नहीं है, नहीं भी पढ़ते तो चल जाता। सबसे इंपॉर्टेंट बात, बेहद इंपॉर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट, ये है यूनिट वेक्टर मोस्ट। अब हम उस कड़ी में आ चुके हैं जहां पर वेक्टर का टाइप्स को हम क्या करेंगे, दी एंड, ठीक है। मान के चलो यही आखिरी है आज के लिए ना, वेक्टर में नहीं, आज के लिए यही आखिरी है, आज की सेशन के लिए। यूनिट वेक्टर वेरी 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 इंपॉर्टेंट, पूरे ऑल वेक्टर में यूनिट वेक्टर बहुत बड़ी भूमिका निभाती है। यूनिट वेक्टर का काम क्या, देखो यूनिट में यानी कि होता है यूनिटी, यूनिटी यानी कि 1, ठीक। ऐसा वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड 1 होगा, ऐसे वेक्टर क्या होंगे, यूनिट वेक्टर। हम जानते हैं वेक्टर में मैग्नीट्यूड होता है, डायरेक्शन होता है ना, लेकिन सारे वेक्टर का मैग्नीट्यूड 1 होता है क्या, नहीं। लेकिन ऐसे वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड 1 होगा वो कैसा वेक्टर होगा, U फॉर यूनिट वेक्टर। समझो बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट है फिजिक्स में इसका। जैसे कि मैं बोल दिया वेक्टर A इज अ यूनिट वेक्टर, समझो मेरी बात, वेक्टर A इज अ यूनिट वेक्टर। वेक्टर एक ऐसा वेक्टर है यूनिट वेक्टर। अच्छा, यूनिट वेक्टर का मतलब क्या होता है, इसका मैग्नीट्यूड कितना होना चाहिए, 1। अगर ए वाकई में अपने आप को यूनिट वेक्टर बोलवाना चाहता है क्या, वो वाकई में है, तो ए भाई साहब बोलेगा मेरा भाई तुम मैग्नीट्यूड चेक कर लो ना, मैं तुमको ऑलवेज 1 दूंगा। क्या दूंगा, ऑलवेज 1 दूंगा। तो ये क्या हमारे पास यूनिट वेक्टर, यूनिट वेक्टर का मैग्नीट्यूड कितना होगा, 1। अब याद रखना, जो फिजिशियन है ना, फिजिसिस्ट, उन्होंने कहा यूनिट वेक्टर के लिए क्यों ना हम फार्मूला बना दे, तो उन्होंने यूनिट वेक्टर के लिए फार्मूला बना दिया और उन्होंने कहा कि भाई वेक्टर ऑफ ए, अगर तुम यूनिट वेक्टर हो तो तुम्हारे लिए हम फार्मूला बना रहे हैं। अब फार्मूला उन्होंने क्या बोला मालूम है, ये बोल दिया ए कैप वेक्टर ऑफ ए मॉड ऑफ ए। याद रखना एक बात, याद रखो, यूनिट वेक्टर को हम क्या, यूनिट वेक्टर को हम कैप से रिप्रेजेंट करते हैं, किससे, कैप से। यूनिट वेक्टर को हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं, कैप से। किससे, कैप से। समझो इस बात को, जैसे हमने कहा कि जो वेक्टर ऑफ ए है ये कैसा वेक्टर है, वेक्टर ऑफ ए इज अ यूनिट वेक्टर। वेक्टर एक ऐसा वेक्टर है, यूनिट वेक्टर है कि नहीं है, यूनिट वेक्टर। यूनिट वेक्टर है तो कंफर्म इसका मैग्नीट्यूड कितना है, 1। लेकिन यूनिट वेक्टर को स्पेशल टर्म्स में रिप्रेजेंट करते, उसका नाम होता है कैप। तो मेरा वेक्टर क्या था, ए वेक्टर, किसे रिप्रेजेंट करूंगा, ए के ऊपर लगा दूंगा छोटा सा टोपी। इसको कैसे पढ़ते हैं, ए की पावर कैप नहीं, ए कैप। क्या पढ़ेंगे, तो जहां कैप आ गया तो समझो वो यूनिट वेक्टर है। कैसे वेक्टर, यूनिट वेक्टर। तो ए के ऊपर कैप आया यानी कि एक ऐसा वेक्टर है, यूनिट वेक्टर। अगर बी के ऊपर कैप आ गया तो बी कैसा वेक्टर है, यूनिट वेक्टर। अब बी यूनिट वेक्टर है तो बी का मैग्नीट्यूड कितना है यहां पर, 1। ए यूनिट वेक्टर है तो ए का मैग्नीट्यूड कितना है यहां पर, 1। तो यूनिट वेक्टर को हम कैप से रिप्रेजेंट करते हैं और यूनिट वेक्टर का फॉर्मूला भी हम डिस्कशन कर लिए, ठीक है।
अगर वेक्टर ऑफ बी यूनिट वेक्टर है, वेक्टर ऑफ बी क्या है बोलो, वेक्टर ऑफ बी कैसा वेक्टर है हमारे पास, वेक्टर ऑफ बी यदि यूनिट वेक्टर है तो इसको किससे रिप्रेजेंट करेंगे हम लोग, बी के ऊपर क्या लगा देंगे, छोटा सा ये टोपी। वेक्टर बी यूनिट वेक्टर है तो इसका सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन है और इसका फॉर्मूला क्या बनेगा पता है, इसका फॉर्मूला बनेगा वेक्टर ऑफ बी और मॉड ऑफ वेक्टर ऑफ बी, ये यूनिट वेक्टर का फॉर्मूला है। आगे डिस्कशन करेंगे इसके ऊपर हम, ठीक है। अगर बोल दिया कि सी यूनिट वेक्टर है, कोई बोल दिया कि भाई सी तुम यूनिट वेक्टर हो है, तो इसको कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, सी के ऊपर टोपी लगा देंगे, और इसका फॉर्मूला कैसे बनेगा, वेक्टर ऑफ सी और मॉड ऑफ वेक्टर ऑफ सी। ये यूनिट वेक्टर का क्या है फॉर्मूला, क्या है फॉर्मूला। अब एक बात याद रखना, यूनिट वेक्टर का काम क्या है, यूनिट वेक्टर का काम क्यों फिजिक्स में यूनिट वेक्टर को हम इंट्रोड्यूस किए, यूनिट वेक्टर टर्म्स को हम आखिर क्यों इंट्रोड्यूस किए, समझो। यूनिट वेक्टर का काम होता है अदर वेक्टर को डायरेक्शन देना। देखो यूनिट वेक्टर का काम क्या होता है, अदर वेक्टर को डायरेक्शन देना। जिसके पास डायरेक्शन नहीं है तो डायरेक्शन देने का काम कौन करता है, यूनिट वेक्टर, ठीक है समझो। अब स्पेशल टर्म्स लिखो भाई, स्पेशल टर्म्स हम वीडियो को अंत करने की कड़ी में आ चुके हैं, समझो। इन द एक्स एक्सिस, इन द एक्स एक्सिस यूनिट वेक्टर आई कैप इन द एक्स एक्सिस रिप्रेजेंट REPRESENT रिप्रेजेंटेड बाय वेक्टर आई कैप। एक्स एक्सिस के डायरेक्शन में, एक्स एक्सिस के डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर का नाम क्या होगा, आई कैप। जैसे ये बॉडी है जो एक्स है, ये कौन सी एक्सिस है, एक्स एक्सिस है, तो एक्स एक्सिस का डायरेक्शन, एक्स एक्सिस में मुझे डायरेक्शन बताना है, एक्स एक्सिस वाला क्या बताना है, डायरेक्शन। अब इसका काम कौन करता है, यूनिट वेक्टर। अब एक्स एक्सिस का डायरेक्शन बताना होगा तो यहां पर लिख देंगे हम लोग एक्स आई कैप, यस और नो। तो एक्स मैग्नीट्यूड है और आई एक्स का डायरेक्शन। तो जहां पर फिजिक्स में आई कैप आ गया तो किसका डायरेक्शन को बता रहा होता है, वो एक्स एक्सिस का डायरेक्शन बता रहा होता है। ये स्पेशल टर्म्स है, ठीक है। और आई कैप का वैल्यू कितना होगा, 1, क्योंकि आई कैप यूनिट वेक्टर है। पर्टिकुलर किसका डायरेक्शन बताता है, ये एक्स एक्सिस का। इसका फॉर्मूला भी बना लेते हैं लगे हाथ। तो फॉर्मूला क्या होगा, आई कैप एक्स वेक्टर ऑफ एक्स और मॉड ऑफ एक्स, क्योंकि आई कैप किसका डायरेक्शन बता रहा है, एक्स का डायरेक्शन बता रहा है ना, यस और नो। इसी प्रकार यदि हमारे पास y एक्सिस होगा, कैसा एक्सिस, y एक्सिस, और y एक्सिस का डायरेक्शन बताना होगा तो यूनिट वेक्टर को हम j कैप से रिप्रेजेंट करेंगे। किस कैप से, j कैप से, ठीक है। तो j कैप का भी फॉर्मूला बना लेंगे तो क्या हो जाएगा, वेक्टर ऑफ y और मॉड ऑफ y, ठीक है। इसी प्रकार यदि हमारे पास z एक्सिस का डायरेक्शन बताना होगा तो हम क्या कैप इंट्रोड्यूस कर देंगे, k कैप। और k कैप का फॉर्मूला क्या होगा, वेक्टर ऑफ z मॉड ऑफ वेक्टर। देखो मॉड ऑफ वेक्टर ऑफ z लगाओ या इसमें वेक्टर मत लगाओ, क्योंकि मॉड लग गया तो डायरेक्शन का मतलब थोड़ी ना है, मैग्नीट्यूड शो अप करेगा। तो ये ऐसा हमारे पास एक्सिस सिस्टम रहता है 3D वाली, ये y होती है, ये z होती है। तो इधर का डायरेक्शन होगा, ये कौन बताएगा, आई कैप। इधर वाली डायरेक्शन j कैप, इधर वाली डायरेक्शन k कैप। और आई कैप इक्वल है j कैप इक्वल है k कैप इक्वल टू 1। सबका मैग्नीट्यूड कितना मिलेगा, कितना मिलेगा, 1 मिलेगा। अब याद रखना आई कैप आ गया तो x का डायरेक्शन, j कैप आ गया तो y का डायरेक्शन, और k कैप आ गया तो z का डायरेक्शन, याद रखना। और a कैप आ गया तो क्या बोलेंगे, हाँ
ए कैप आ गया तो ए का डायरेक्शन है, ए कैप आ गया तो ए का डायरेक्शन बता रहा है तो फॉर्मूला ऐसे बना देंगे ना, यस और नो। बी कैप का मतलब है किसका डायरेक्शन, बी कैप का मतलब किसका डायरेक्शन, बी का, तो फॉर्मूला बना देंगे ऐसी वाली, है ना। अब एक्स की बात आती है तो वो तो हमारे लिए यूनिक है, यूनिक नाम दिए हैं आई जे के। अब लास्ट है हमारे पास टाइप्स ऑफ वेक्टर में जीरो वेक्टर। कैसा वेक्टर, जीरो को बोलते हैं हम लोग नल वेक्टर भी बोलते हैं। नल यानी कि होता है खाली खाली, है ना, मैथ्स में पढ़े थे ना हम लोग शेष में, नल सेट खाली खाली, ठीक। ये हो जाएगा जीरो वेक्टर। क्या होगा, जीरो बोलो या इसको क्या बोलो, नल वेक्टर बोलो। क्या बोलो, जीरो वेक्टर होगा या नल। नल बोलते हैं, नल्ला किसको बोलते हैं, जो इसको कुछ नहीं आता, बोलते हैं ये लड़का नल्ला है यार, कुछ नहीं आता, यानी जीरो जीरो है बोलते हैं ना, खाली है बोलते हैं, खाली खाली खाली, ठीक है। तो सोचो ना, यूनिट वेक्टर का मतलब क्या था, मैग्नीट्यूड इज 1, तो नल वेक्टर का मतलब क्या, मैग्नीट्यूड इज 0। जीरो का मतलब क्या है, अगर मैग्नीट्यूड क्या होंगे MAGNITUDE, हमारे पास ऐसा वेक्टर होगा जिसका मैग्नीट्यूड क्या आएगा, अगर वेक्टर का मैग्नीट्यूड क्या आ गया, 0 आ गया, तो ये कैसा वेक्टर होगा, जीरो, जीरो या नल वेक्टर। अब ध्यान दो, जीरो हमारे पास वेक्टर है, हम बोल रहे हैं जीरो वेक्टर, जीरो हमारे पास क्या है, वेक्टर है, तो जीरो का डायरेक्शन होगा कि नहीं होगा, यस होगा, क्योंकि जीरो वेक्टर बोल रहे हैं हम, है ना। अब बोलोगे भैया जीरो वेक्टर का क्या ही डायरेक्शन बताओगे आप, आई कैप का तो बता देते थे कि एक्स एक्सिस है, जे कैप आता था बोलते थे तो के वाई में जा रहे हैं, के कैप आता था बोलते थे हम जेड एक्सिस में जा रहे हैं। अब जीरो वेक्टर आ गया यानी कि जीरो कैप आ गया, तो अब किधर जा रहे हो तुम, तो डायरेक्शन क्या है, क्योंकि जीरो अपने आप में वेक्टर है, उसका मैग्नीट्यूड भी है, मैग्नीट्यूड इज 0, लेकिन डायरेक्शन क्या होगा, बात दिक्कत वाली है। तो अगर जीरो वेक्टर है इसका डायरेक्शन होता है आर्बिट्री डायरेक्शन। क्या होगा, जीरो कैप का डायरेक्शन कैसे होता है, क्या होगा, आर्बिट्री डायरेक्शन, आर्बिट्री, क्या होगा, आर्बिट्री डायरेक्शन। और आर्बिट्री डायरेक्शन का मतलब होता है कहीं भी, आर्बिट्री डायरेक्शन का मतलब है जीरो एक नल वेक्टर है, यानी कि जीरो वेक्टर है, डायरेक्शन है, लेकिन इसका डायरेक्शन तो कुछ भी ले सकते हो, कुछ भी, है ना, कहीं भी इसका डायरेक्शन, समझ पा रहे हो कि नहीं, कहीं भी, आगे वीडियो में हम बात करेंगे। तो यहाँ पर हम टाइप्स ऑफ वेक्टर के ऊपर हम डिस्कशन कर लिए। अब नेक्स्ट वीडियो सेशन में हम ये देखेंगे कि मेजर स्केलर था और एक हमारे पास वेक्टर था। तो स्केलर को यदि हमें ऐड करना होता था तो नॉर्मल मैथमेटिकल टूल्स अप्लाई करते थे, अलजेब्रिक रूल। यदि हम वेक्टर को ऐड करेंगे तो हमें पढ़ना पड़ेगा वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन। तो नेक्स्ट वीडियो सेशन में हम ये देखेंगे वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन को किस तरह से हम इंट्रोड्यूस करेंगे। वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन के हमारे पास दो मेथड है, एक ग्राफिकल मेथड और एक एनालिटिकल मेथड। ग्राफिकल मेथड में हम पूरा ग्राफ देखेंगे और एनालिटिकल मेथड में हम पूरा फॉर्मूला देखेंगे, और वहां से हम बताएंगे वेक्टर कैसे आपस में ऐड होते हैं। और दो वेक्टर ऑलवेज बी ऐड, सब्ट्रैक्ट नहीं, दो वेक्टर हमेशा क्या होते हैं, ऐड। तो कल के वीडियो सेशन में हम यही डिस्कशन करेंगे।